नमस्ते दोस्तों। अभी जस्ट एक सर्जरी ख़त्म हुआ मेरा, जिसका नाम था लेज़र लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी। ये जो सर्जरी है हम फिशर के लिए करते हैं। तो आई थॉट लेट्स डिस्कस अबाउट फिशर टुडे, क्योंकि काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, दोनों डिफरेंट है या सेम है। तो लेट्स क्लियर सम डाउट्स अबाउट इट। मेरा नाम है डॉक्टर कुंदन खरड़े। मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं शरोरी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये फिशर होता क्या है? ये पाइल्स एंड फिशर दोनों के होने के कारण यूजुअली सेम होते हैं। तो मेन इसका रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि ज़्यादा समय तक रहने वाला कब्ज। उससे होता क्या है, अगर हम हमारी एनाटॉमी जान ले, सपोज ये हमारे मोशन का रास्ता है, ये अंदर से काफ़ी डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आवर स्टूल्स माइट बिकम हार्ड, और जब आप हार्ड मोशन पास करोगे तो जब भी वो अंदर से आएगा तो अंदर वो थोड़ा सा जख्म करके आएगा, फ्रिक्शन होके आएगा। एंड जब वहाँ पे ये ज़ख्म होता है, ये चीरा पड़ता है, तो इस चीरे को हम फिशर बोलते हैं। और जब भी ये चीरा होगा तो वेन एवर यू आर गोइंग टू पास मोशन, तो आपको जलन होगी, मतलब बर्निंग काइंड ऑफ पेन होगा, जो मोशन पास करते समय भी रहेगा, मोशन पास करने के बाद कुछ घंटों तक भी रह सकता है। फिशर में यूजुअली इतनी ब्लीडिंग होती नहीं है, अगर हुई भी तो थोड़ा बहुत 1 और 2 ड्रॉप्स हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। सो दिस इज़ हाउ ये पाइल्स से थोड़ा डिफर होता है, क्योंकि पाइल्स का मेन सिम्टम रहेगा स्वेलिंग या ब्लीडिंग, और उसमें काफ़ी टाइम पे ब्लीडिंग पेनलेस भी हो सकती है, लेकिन उसका ब्लीडिंग जो है वो दैट कुड बी मोर देन अ टीस्पून। वेराज फिशर का मेन सिम्टम रहेगा पेन, और इसमें ब्लीडिंग विल बी मिनिमल। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो ये फिशर होता क्यों है? मैंने शुरुआत में ही बोला कि उसका मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल्स। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेन करोगे और आपको हार्ड स्टूल होगा तो फिशर हो सकता है। एक देयर इज़ वन मोर रीज़न, अगर आपको लूज मोशंस हो गए और बहुत स्पीड में या फास्ट अगर मोशन पास हुए तो भी ये ड्यूरिंग दैट मोशन आपको ये फिशर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्ड स्टूल होने के भी कई सारे रीजंस है, जैसे कि वाटर इनटेक अगर आपके डाइट में कम हुआ, फाइबर इनटेक अगर कम हुआ, अगर आप ज़्यादा देर एक जगह पे बैठ रहे हो, मतलब सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, फिर आपका टाइमिंग ठीक से नहीं है खाने पीने का, मोशन का, इवन सोने का टाइमिंग अगर आपका ठीक से नहीं है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस के वक्त, पीरियड्स के वक्त कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी के वक्त कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और कई सारे मेडिसिन भी है, जैसे कि हैवी पेन किलर्स की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें किस वजह से हार्ट स्टूल्स हो रहे हैं, और वंस वी फाइंड द रीज़न देन वी हैव टू प्रिवेंट या फिर अवॉइड दोज थिंग्स विच विल कॉज अस कॉन्स्टिपेशन, ताकि आगे जाके हमें हार्ट स्टूल्स ना हो और वी डोंट लैंड अप विथ फिशर। तो फिशर के 2 टाइप होते हैं, एक एक्यूट फिशर और एक क्रोनिक फिशर। तो एक्यूट फिशर मतलब कि अगर आपको मोशन करते वक्त फर्स्ट टाइम ही आपको अगर कट हुआ तो यूजुअली 2-4 दिन के लिए पेन होगा, लेकिन वो छोटा सा जख्म जो होता है वो बॉडी विल ट्राई टू हील इट। सो अराउंड 2 to 4 days में आपने कुछ ट्रीटमेंट नहीं भी ली तो भी वो जख्म भरने वाला है, और वो जख्म भरने के बाद द पेन सबसाइड्स एंड यू फॉरगेट अबाउट इट, एंड डे टू डे लाइफ अब चालू हो जाती है। लेकिन अगर ये आपको कॉन्स्टिपेशन बार बार होने लग गया और ज़ख्म वहाँ पे वापस से दोबारा हो गई एंड मल्टीपल टाइम्स अगर वहाँ पे होने लगी, तो फिर क्या होगा कि ये जो ज़ख्म हो रही है, वेन एवर इट इज़ गोइंग टू हील, वहाँ का जो टिश्यू है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा या फिर वो स्पाज़म में चला जाएगा। मतलब कि अगर ये गोल रास्ता है, यहाँ पे ज़ख्म हो रहा है, तो पहले तो ऐसे हील होगा, लेकिन अगर बार बार ज़ख्म होने लगेगा तो फिर ये थोड़ा सा टाइट होगा, फिर वापस से ज़ख्म तो और टाइट, वापस से ज़ख्म टाइट, ऐसे कर करके ये रास्ता छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो एग्ज़िट है ये काफ़ी नैरो हो गया है। जो यूजुअली 2 फिंगर्स अलाउ करना चाहिए वो इतना टाइट हो जाएगा कि वो एक फिंगर को भी अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि वेन एवर यू आर गोइंग टू पास मोशन, आपको ये रेजिस्टेंस पार करके आना है, सो यू विल हैव टू एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो ज़्यादा अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि ये वापस से ज़ख्म ओपन अप हो सकता है। तो जो एक्यूट फिशर में जो एक आध बार हुआ था, अब जब वो क्रोनिक फिशर में टर्न हो जाएगा तो ये स्पाज़म, आई से मोर और लेस इट कुड बी अ परमानेंट स्पाज़म आल्सो। तो ये आपको जो जलन हो रही है ये बार बार होने लग जाएगी, द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, एंड थोड़ा भी आपके खाने में चेंजेस आ गया, थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो आपको ये बीमारी जो है, ये जो पेन जो है, ये बार बार आपको सहन करना पड़ सकता है। फिशर की मैनेजमेंट 2 टाइप की होती है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैं बोला कि एक्यूट फिशर में यूजुअली हम मेडिकल मैनेजमेंट के साथ जाते हैं। मतलब कि क्या, ये जो ज़ख्म हुआ है ये हमारे कॉन्स्टिपेशन या हार्ट स्टूल की वजह से वो अगर भर नहीं रहा है,
तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन से हम ये रास्ता तो नहीं बड़ा कर पाएंगे, बट व्हाट वी गिव इज़ लैक्सेटिव्स और स्टूल सॉफ्टनर्स, जिससे क्या होगा कि मोशन सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर मोशन सॉफ्ट में आने लगेगी तो फ्रिक्शन होगा नहीं, एंड दिस विल गिव दैट वुंड और फिशर सम टाइम टू हील। तो वो एक 4-5 दिन में या फिर हफ्ते भर में वो ज़ख्म भर जाएगा। इसके अलावा हम आपको कुछ जेलीज देते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं, जिनमें कि लोकल एनेस्थीसिया होता है, जो कि आप अगर वो ज़ख्म पे लगाओगे तो सुन पड़ जाएगी वो जगह, सो दैट आपका पेन भी गायब हो जाएगा। यूजुअली ये जब तक आपकी दवाई चलेगी आपको रिलीफ मिलेगा, एंड दवाई ख़त्म होने के बाद अगर आपको ये तकलीफ़ दोबारा नहीं आ रही है तो फिर हमारी ट्रीटमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर दवाई ख़त्म करने के बाद ये तकलीफ़ आपको अगर बार बार आ रही है तो फिर इसका मतलब हम ये दवाई ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं ले सकते। सो वी हैव टू स्विच टू अ मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट विच विल बी अ सर्जरी। सर्जरी की बात करेंगे अभी हम, तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड आई विल से इज़ लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी। मतलब क्या कि ये जो टाइटनेस जो है यहाँ पे, ये यूजुअली ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो कि टाइट हुआ है, एंड दीज आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, सर्कुलर मसल फाइबर्स। और ये जो सर्कुलर मसल फाइबर्स है ये एक रबर बैंड की तरह है। तो इमेजिन करो एक गोल रबर बैंड है जो कि टाइट हो चुका है, अगर मैं उसको सिर्फ डायलेट करूँगा तो ये वापस से सिकुड़ सकता है। और अगर मुझे इस चीज़ को अगर लूज़ करना है तो इफ़ आई टेक अ कट, इसको मैं अगर काट दूंगा तो ये लूज़ होगा। तो सर्जरी का यही लॉजिक है। बस इतना बड़ा कट लेने के वजह से हम एक छोटा सा लेज़र का वायर यूज़ करते हैं, पतला सा वायर होता है जिसके टिप पे हीट एनर्जी होती है। तो वो वायर हम ये मोशन के रास्ते के साइड में पंचर करते हैं, और फिर इसी वायर से ये फाइबर को हम जला के कट कर देते हैं, ताकि ये जो टाइटनेस है ये रिलीज़ हो जाता है, एंड देन वी कम आउट अगेन। तो वी गेट आर रिजल्ट, ये रास्ता बड़ा हो जाता है और बाहर से कोई बड़ा जख्म भी नहीं होता। फिशर की सर्जरी यूजुअली इट इज़ अ 1 डे प्रोसीजर। नेक्स्ट डे हम आपको डिस्चार्ज भी कर देते हैं, यू कैन वॉक अराउंड द वेरी नेक्स्ट डे। हम आपको अराउंड 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स अलॉन्ग विद सम स्टूल सॉफ्टनर्स भी एडवाइस करते हैं। सर्जरी के बाद आफ्टर पासिंग मोशन आपको जो पेन होता है थोड़ा बहुत, वो आई थिंक टिल डे 2 इट विल बी मैक्सिमम, बट दैट विल बी बेरेबल विद मेडिसिन्स। एंड दूसरे दिन के बाद पेन धीरे धीरे कम हो जाने लग जाता है, एंड आफ्टर 5th डे मतलब 5वें दिन के बाद आपको पेन किलर की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट 1 या 2 वीक्स के लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव चलेंगे, एंड थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ सकता है वहाँ से, जहाँ पे हमने पंचर पॉइंट होता है हमारा, सर्जिकल पॉइंट जहाँ पे होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड डिस्चार्ज, और वेरी मिनिमल फ्लूइड डिस्चार्ज कैन बी देयर विच में लास्ट फॉर अराउंड 2 to 3 weeks. The recurrence rate of this procedure is minimal, is around 2 to 5%. और अगर recurrence जो है वो mainly depend होगा आपके lifestyle पे। So surgery will be a kick start. सर्जरी करने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन किसी भी हालत में अवॉइड करनी है, और अगर आपको फिर भी कॉन्स्टिपेशन अगर होता ही रहेगा, देन देयर आर चांसेस कि यू मे लैंड अप विद फिशर आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन। आई होप मैंने फिशर के बारे में थोड़ी क्लियरिटी आपको दे दी है, ये पाइल से कैसे डिफरेंट है, एंड फिशर को अगर आपको एक्यूट फिशर है तो यू शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस सो दैट ये कोई क्रोनिक फिशर में ना टर्न हो जाए। आई होप मैंने आपको फिशर के बारे में हद तक क्लियरिटी दे दी है, ये पाइल से कैसे डिफरेंट है और इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको फिशर से जैसे कोई भी अगर सिम्टम्स है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाइए, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग इनटू अ क्रोनिक फिशर। अगर आप इसको अर्ली डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे ले सकते हो तो आप इसकी सर्जरी डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू।